तो जय हिंद प्यारे बच्चों, भाई कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। एग्जाम पास आ गया है, दिल में डर है, कुछ समझ में आ नहीं रहा कि कैसे रिवीजन करें, क्या करें, कहाँ से प्रश्न आएगा, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे शिवेंद्र भैया अगर तुम्हारे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। आज मैं तुम्हें वो टॉपिक्स बताऊंगा, तुम्हें मैं वो बताऊंगा जहां से प्रश्न बनेगा और जहां से प्रश्न आएगा ही आएगा एग्जाम में। अगर मैं आज बता के जा रहा हूं तो इसे तुम पढ़ लेना, छोड़ के मत जाना, वरना पछताना पड़ जाएगा। तो इसीलिए आज फोकस करके मेहनत से पढ़ के जाओ, ताकि तुम्हें एग्जाम में पछताना ना पड़े। जब एग्जाम में तुम क्वेश्चन पेपर को देखो और क्वेश्चन पेपर को देखो और क्वेश्चन को देखो तो बेझिझक तुम वहां करके आओ उस आंसर को। बात समझ आई? अब ध्यान से समझता देखो, आज हम पूरे सिलेबस को एलेबोरेट करेंगे और तुमसे बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक कम, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो देखो संपूर्ण पाठ्यक्रम देखेंगे, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र सबकी। अगर मैं तुमसे इतिहास में बात करूं ना तो इतिहास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देखोगे चैप्टर 2 है, पर चैप्टर 1 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर 1 और 2 को अगर मिला लो तो कम से कम 90% इतिहास के प्रश्न यहीं से बनते हैं। अब देखोगे चैप्टर 1 में क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसी क्रांति। अब इसमें क्या क्या, 1789 की फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति की। तो तुमसे प्रश्न पूछता है कि भाई राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कहां हुई, फ्रांस की क्रांति में हुई। ऐसा प्रश्न एमसीक्यू में बार बार पूछा गया है और उम्मीद है इस बार भी तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आप देखोगे फ्रांस की क्रांति में था क्या क्या, पितृभूमि और नागरिकों के जैसे विचार का उदय हुआ। इसके बाद नेपोलियन संहिता जो कि 1804 में लागू हुई। अच्छा, इसमें आप देखोगे जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि नेपोलियन की संहिता में क्या शामिल नहीं था, तो आपका उत्तर होगा जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार शामिल नहीं थे। उसके बाद आप देखोगे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। तो जर्मनी का एकीकरण जिसका नेतृत्व बिस्मार्क ने किया, तो बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। इटली का एकीकरण जिसमें आप देखोगे मेजिनी था, काबूर था और जोसेफ गैरिबाल्डी था, ये 3 लोग शामिल थे, ये इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे राष्ट्र देश की परिकल्पना। अगर तुम इतना कर लोगे ना तो इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा और तुम 100% फोड़ के आओगे। तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन भी हो रहा है और पूरा सिलेबस भी मैं आज कवर करवा दे रहा हूं। अब चैप्टर 2 में आप देखोगे भाई प्रथम विश्व युद्ध, सबसे पहले जो बार बार पूछा गया, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और भारत पर इसका प्रभाव। ये 2 प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इसको पढ़ लेना, स्किप मत करना। उसके बाद आप देखोगे सत्याग्रह और गांधी जी। तो भाई सत्याग्रह का अर्थ क्या था, गांधी जी ने कौन कौन से सत्याग्रह चलाए, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। अहिंसा के साथ सत्य पर आग्रह करना, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। इतना तुम पढ़ लेना, इसके कारण पढ़ लेना, इसके प्रभाव पढ़ लेना, डन। बस इससे बाहर नहीं आना है, इस बात को तुम्हें समझना होगा। अगर हम बात कर लें असहयोग आंदोलन की, तो भाई असहयोग आंदोलन जिसमें गांधी जी ने यह डिसाइड किया कि वो अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, इसके कारण क्या क्या थे, परिणाम क्या क्या थे, प्रभाव क्या क्या था, यह पूछा जाता है तुमसे। तो याद रखना, रॉलेट एक्ट इसका कारण था, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका कारण था, इसके विरोध में ये शुरू हुआ और चौरी चौरा की घटना के साथ समाप्त हुआ। प्रभाव इसका क्या पड़ा, कहां कहां के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये तुमको पढ़ना है। और उसके बाद सविनय अवज्ञा को पढ़ोगे 1930 से लेकर के 34 तक, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है दांडी मार्च, जिसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। बात समझ आई? जिसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, तो इसे भी समझ लेना। अगर हम बात करेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना और औद्योगिकरण की, तो इसमें देखोगे रेशम मार्ग को पढ़ लेना, क्या है, आर्थिक महामंदी 1929 में आई, ठीक है। तो इसके कारण भी पढ़ लेना और कारण के साथ साथ इसके प्रभाव भी पढ़ लेना मेरे लाल, क्योंकि दोनों जरूरी है, दोनों पूछे जाते हैं। और औद्योगिकरण का युग, अगर ये अगला चैप्टर है इसकी बात कर लें, तो मशीनों के पूर्व औद्योगिकरण कैसा था, और आप देखोगे गांवों में बुनकर और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन की स्थिति क्या थी, ये पढ़ लेना। और भारत में नए कारखानों का उदय, तो यहां से तुम्हें प्रश्न देखने को मिलेगा एमसीक्यू में कि भाई किस कारखाने को किसने लगाया, कौन सी मिल का भारत में उदय कब हुआ, ये कहीं ना कहीं आपको एक बार देख के जाना है, ताकि सोशल साइंस में तुम फोड़ के आ सको। अगर बात करूंगा तुमसे लास्ट चैप्टर की, जो कि है मुद्रण, संस्कृति और दुनिया के विचार, इसमें क्या क्या देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, पर तुम देख लेना। प्रिंटिंग प्रेस का जन्म कहां से हुआ, चीन से हुआ। और प्रिंटिंग प्रेस मशीन सबसे पहले कहां बनी, तो वो बनी जर्मनी में। अब आप देखोगे इसको किसने बनाया, जोहान गुटेनबर्ग ने बनाया, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप देखोगे मुद्रण संस्कृति, तो पढ़ने के लिए नए जुनून ने यूरोप में धार्मिक सुधारों को बल दिया। अच्छा, धार्मिक सुधार में आप देखोगे कौन था भाई, एक तो उसमें आप देखोगे मार्टिन लूथर का नाम आता है। किसका नाम आता है, मार्टिन लूथर का। वो धार्मिक सुधार थे। गलती से कई बार क्या होता है, सामाजिक सुधार पे हम टिक कर देते हैं, पर वो सामाजिक सुधारक नहीं थे, धार्मिक सुधारक थे। ये अलग बात है कि जो व्यक्ति धार्मिक सुधारक होता है कहीं ना कहीं सामाजिक सुधारक भी होता है बड़े स्तर पे, पर आप उसको धार्मिक सुधारक में ही टिक करोगे, क्लियर है। भारत में प्रेस की बात करें 19वीं सदी में आया, कहां है, सबसे पहले गोवा में। और प्रतिबंध में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट याद कर लेना, कब लागू हुआ, 1878 में, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे ज्योग्राफी की, जिसमें संसाधन और विकास है। इसमें सबसे पहले संसाधन नियोजन पढ़ लेना। संसाधन नियोजन के अंतर्गत संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, सतत पोषणीय विकास और रियो डी जेनेरियो का सम्मेलन जो कि हुआ 1992 में, ठीक है। और इसी में पढ़ लेना ना एजेंडा 21, क्या पढ़ लेना मेरे लाल, एजेंडा 21 पढ़ लेना। मृदा के प्रकार पढ़ लेना, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ ही लेना। लेटेराइट, मरुस्थलीय और वन मृदा ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस किस क्षेत्र में, ये भी देख लेना, ठीक है। अगर मृदा अपर्दन की बात करें तो मृदा अपर्दन के कारण और परिणाम और भूमि उपयोग, क्या भूमि उपयोग का पैटर्न है भारत में, ये जरूरी है। आगे बात करेंगे वन एवं वन्यजीव संसाधन, तो इसमें जैव विविधता पढ़ना है, वन संरक्षण। जैव विविधता मतलब भारत में आप देखोगे एक ही स्थान पर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसी को जैव विविधता कहते हैं। तो वन संरक्षण, अब वन संरक्षण के लिए उपाय क्या क्या है, चिपको आंदोलन हो गया, बीज बचाओ आंदोलन हो गया, और सामुदायिक प्रयासों की भूमिका, ये जरूरी है। अगर हम जल संसाधन वाले चैप्टर की बात करें तो इसमें जल की दुर्लभता आपको पढ़ना है, ये जरूरी है, और संरक्षण की आवश्यकता, जल संरक्षण की नीड क्यों है। जब जल दुर्लभता के कारण तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जल संरक्षण की नीड क्यों है। और साथ ही देखोगे ना, अगर हम बात कर ले वर्षा जल संरक्षण, तो वर्षा जल संरक्षण के लिए अलग अलग स्थानों पर, जैसे राजस्थान में टंका मेथड, आप खादीन और जोहड़ देखोगे। तमिलनाडु में देखोगे पहला ऐसा राज्य जहां पर हर घर में वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। ऐसे देखेंगे नदी घाटी परियोजनाएं, तो यहां से लॉन्ग में प्रश्न आता है, और मैप में तुमसे ये जो बांध है ना, ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा बांध कहां पर स्थित है। क्लियर है, पूछ लिया जाता है मेरे लाल कौन सा बांध कहां पर स्थित है। अगर हम अगले चैप्टर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में खेती के प्रकार देख लेना, क्योंकि इन सभी एग्रीकल्चर के बीच में तुलना करने के लिए आ जाता है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि और बड़े पैमाने पर की जाने वाली वाणिज्यिक कृषि, तीन तरीके की हैं। तीनों क्या क्या है, इनके बीच अंतर क्या है, ये आपको देख लेना है। और कुछ प्रमुख फसलों को देख लेना है, जैसे रबी की फसल देख लेनी है आपको, फसल सीजन। दूसरा खरीफ देख लेना है, और आपको जायद देख लेना है। तो रबी में गेहूं, खरीफ में आप चावल देख लेना, और जायद में आप तरबूज, सब्जियां इत्यादि देख लेना। उसके बाद आप देखोगे मुख्य फसलें कौन कौन सी है, चावल गेहूं की खेती के लिए आवश्यक जलवायु दशाएं, क्योंकि यहां से एक प्रश्न तुम्हें मिलेगा लॉन्ग में। और आप देखोगे संस्थागत सुधार, कि कृषि की समस्याएं क्या है भारत में, और इसके सुधार के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं, ये भी जरूरी है। क्लियर है ना मेरे लाल। आगे बढ़ोगे तो देखोगे खनिज ऊर्जा और विनिर्माण उद्योग, इसमें क्या खनिज संसाधन की बात करें तो लौह अयस्क पढ़ लेना, कोयला, तांबे का वितरण, ठीक है। इसी में ऊर्जा के स्रोत, तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत के उदाहरण देख लेना, क्योंकि एमसीक्यू में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। विनिर्माण उद्योग की बात कर लें तो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में बदलना विनिर्माण कहलाता है, ठीक है। अब इनके उद्योगों को लगाने के लिए अलग अलग भौगोलिक दशाएं होती हैं, कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं, ऐसा प्रश्न लॉन्ग में आता है, ठीक है। ऐसा प्रश्न किस में आता है, लॉन्ग में आता है। और औद्योगिक प्रदूषण क्या है, इसके निवारण के उपाय क्या हैं, ये भी आपको एक चीज देख लेनी है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, इसमें सड़क परिवहन क्या है, और सड़क परिवहन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, ठीक है, ये जरूरी है। रेल और जल परिवहन में आप देखोगे भारत का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार किससे होता है, जल परिवहन से होता है। दुर्गम स्थानों पर जाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, वो वायु परिवहन है। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं देखनी है। उसके बाद पाइपलाइन परिवहन, अच्छा पाइपलाइन परिवहन अगर लिक्विड का आदान प्रदान करना है या गैस को हमें भेजना है, मंगवाना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए पाइपलाइन परिवहन जरूरी है। वायु परिवहन आप देखोगे दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच को सुनिश्चित करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, दो देशों के बीच होने वाला व्यापार क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जो कि सबसे ज्यादा किससे किया जाता है, जल परिवहन से किया जाता है। क्लियर है। अगर हम बात कर लें सत्ता की साझेदारी और संघवाद की, तो सत्ता की साझेदारी में आप देखोगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन कैसा था, आपको ये बताना है। और श्रीलंका का इथनिक कंपोजिशन, वहां पर कितने परसेंट लोग कौन से थे, स्थिति क्या थी, ये बताना है। दूसरा जरूरी चीज क्या है कि सत्ता से की साझेदारी आप देखोगे शासन के विभिन्न अंगों के बीच है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, और इनके बीच सत्ता का वितरण कैसे है, ये चीज तैयार कर लेना। दो चीजें जरूरी है पहले चैप्टर में। अच्छा संघवाद, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, संघवाद है। इसमें शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच वितरण क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। और केंद्र राज्यों के बीच संबंध कैसे हैं, ये आपको पढ़ लेना है। क्लियर है। विकेंद्रीकरण का वो 1992 में ऐतिहासिक संशोधन करके विकेंद्रीकरण किया गया। पंचायतें और नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। अच्छा शक्ति का अगर आप देखोगे वितरण है तो वितरण किस तरीके से, जैसे आप देखोगे ऊर्ध्वाधर वितरण, क्षैतिज वितरण, इसे पढ़ लेना क्योंकि ये जरूरी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है ना मेरे लाल। आगे आप देखोगे नागरिक शास्त्र, इसमें मुद्दे और राजनीतिक दल है, ठीक है। तो इसमें देखोगे आप भाई, अगर हम बात कर लें लैंगिक मसलों की, तो जाति धर्म और लैंगिक मसले, अब यह है क्या, राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और श्रम लैंगिक विभाजन के आधार पर किया गया है। लैंगिक विभाजन से आशय क्या है कि समाज में स्त्री और पुरुषों की भूमिका अलग अलग है। क्लियर है। धर्म और सांप्रदायिकता, तो राजनीति में धर्म का दुरुपयोग और धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा भारत में है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या कि भारत का कोई भी राजधर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों का समान आदर करता है, ये बात सही होगी। यहां से प्रश्न एमसीक्यू में पूछा जाता है सेकुलरिज्म से। क्लियर है। उसके बाद राजनीतिक दल पूछेगा कि भाई राजनीतिक दल किसे कहते हैं, तो राजनीतिक दलों के कार्य क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है, और राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय दलों के बीच अंतर क्या है। और आप देखोगे दलों की चुनौतियां क्या है, जैसे वंशवाद हो गया, धन और बाहुबल का प्रयोग हो गया, और आंतरिक लोकतंत्र की कमी हो गई। क्लियर है। अगला लोकतंत्र के परिणाम, तो इस लोकतंत्र के परिणाम में सबसे ज्यादा लॉन्ग का प्रश्न यहां से आया है
कि लोकतंत्र एक वैध और उत्तरदायी शासन है, वो कैसे? यहां से लॉन्ग का प्रश्न आता है और इस प्रश्न का उत्तर तैयार भी कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। और बाकी आप देखोगे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हमने एक वीडियो आपको पहले ही अपलोड करा दिया है, उस वीडियो में आप जाकर के देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस लॉन्ग वाले इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है? आगे आप देखोगे आर्थिक परिणाम क्या है लोकतंत्र के और नागरिकों की गरिमा को किस प्रकार सुनिश्चित करता है ये, और आप देखोगे लोकतंत्र में किस तरीके से पारदर्शिता को स्थापित करता है। क्लियर है? आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे विकास और आर्थिक क्षेत्रक। तो भाई विकास की अवधारणा क्या है? आप देखोगे प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और स्वास्थ्य के आधार पर विकास को हम लोग मेजर करते हैं। और मेजर करने का काम किसका है? तो मेजर करने का काम यूएनडीपी का है। किसका है? यूएनडीपी का है। ठीक है। और क्षेत्रकों का वर्गीकरण, अगर दूसरे चैप्टर की बात करें जिसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है, अब इसमें क्या प्राथमिक क्षेत्रक में आप देखोगे कृषि आएगा, द्वितीयक में उद्योग आएगा, तृतीयक में सेवा क्षेत्रक आएगा, और ये सारे के सारे आपस में डिपेंडेंट हैं। तो इनके बीच तुमसे अंतर भी पूछता है कि क्या अंतर है। आगे आप देखोगे जीडीपी का ये क्या योगदान है, पिछले वर्षों में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी रही है, और अगर बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है। और आप देखोगे किस क्षेत्र की ज्यादा हिस्सेदारी रोजगार में है, किस क्षेत्र की ज्यादा हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था में है। तुमसे ऐसे प्रश्न भी पूछता है। ठीक है। असंगठित और संगठित क्षेत्र के बीच अंतर ये पढ़ लेना क्योंकि ये जरूरी टॉपिक है। क्लियर है मेरे लाल? आगे आप देखोगे मुद्रा, साख और वैश्वीकरण की बात कर लें तो इसमें मुद्रा के रूप क्या क्या है। आप देखोगे वस्तु विनिमय की कमियां क्या क्या है, मतलब पहले क्या थी वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जा रहा था। तो आप देखोगे उस प्रणाली की कमियां क्या क्या थी और विशेषताएं क्या क्या थी, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। तो याद रखना। उसके बाद क्या है ऋण, हम लोग क्या करते हैं ऋण लेते हैं, कर्जा लेते हैं। अब ऋण कहते हैं किसे हैं और ऋण के स्रोत क्या हैं? तो ऋण के दो स्रोत मिलेंगे, एक औपचारिक स्रोत जिसमें बैंक आएगा, सहकारी समितियां आएंगी, दूसरा अनौपचारिक जिसमें साहूकार रिश्तेदार आएंगे। औपचारिक क्या है? जो सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, जिनका नियमन आरबीआई करती है। अनौपचारिक में क्या है? वो सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, उनका नियमन आरबीआई नहीं करती है। क्लियर है मेरे लाल? स्वयं सहायता समूह एसएचजी, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। याद रखना एसएचजी से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इन्हें ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे वैश्वीकरण में देखें तो इसमें तुमसे यही पूछता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं। ठीक है। और आप देखोगे डब्ल्यूटीओ क्या है, डब्ल्यूटीओ का काम क्या है, डब्ल्यूटीओ क्या है, डब्ल्यूटीओ का काम क्या है। अच्छा, वैश्वीकरण का प्रभाव, तुमसे प्रभाव भी पूछ लेगा कि भाई इसका प्रभाव कैसा पड़ा है, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है। तुमसे ये दो चीजें भी पूछ लेता है, तो इसे भी आपको देख लेना है। ठीक है। आगे देखोगे आप, अगर हम लोग मैपिंग की बात कर लें, अगर हम लोग किसकी बात कर लें मेरे लाला, अगर हम लोग मैपिंग की बात कर लें तो मैपिंग भी जरूरी है, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं एक चीज आप और पढ़ लोगे। ठीक है। अगर हम बात करेंगे ना उपभोक्ता के अधिकार की, क्या बात करेंगे मेरे लाल? उपभोक्ता के अधिकार की। तो आप देखोगे इसमें दो तीन चीजें मैं आपको एडिशनल बता दे रहा हूं। उपभोक्ता के अधिकार में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। आपको एक चीज पढ़नी है कि उपभोक्ताओं का शोषण कैसे होता है। पहला क्या पढ़ना है कि इनका शोषण कैसे होता है मार्केट में। ठीक है, शोषण कैसे होता है, पहले तुम्हें ये चीज पढ़ लेनी है। ठीक है। दूसरी चीज तुम्हें क्या पढ़नी है कि कम से कम 3 अधिकार इनके पढ़ लेने हैं, क्योंकि कई बार तुमसे पूछा जाता है कि इनके 3 अधिकारों को बताओ, ऐसा प्रश्न तुमसे शॉर्ट में पूछा जाता है। ठीक है। और आप देखोगे अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पढ़ लेना, कब लागू किया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, संशोधन इसमें कब किया गया, ये संशोधन भी पढ़ लेना कि संशोधन में क्या किया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तुमसे एमसीक्यू में पूछता है दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। इसके अलावा कुछ चीजें और बताता हूं, एक चीज अभी मैंने नहीं बताई थी आपको, मनरेगा पढ़ लेना जरूरी है। इसके अलावा आप पढ़ लेना आरटीआई, और दोनों कब आए, दोनों के दोनों 2005 में आए, इसे स्किप मत करना, इतना पढ़ लेना। और अगर तुम इतना पढ़ लोगे तो उसके बाद बचा हुआ है मैपिंग। मैपिंग में तुम्हें बता दूं कि इतिहास में तुमसे प्रश्न पूछता है सिर्फ एक चैप्टर से, इतिहास में सिर्फ एक चैप्टर से पूछेगा। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ, जैसे कलकत्ता और मद्रास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्वतंत्रता के केंद्र चंपारण, चौरी चौरा। ठीक है, दांडी यात्रा और जलियांवाला बाग। तो इसके लिए अपनी एक वीडियो है, एक वीडियो में हमने दोनों को करवा दिया है, और उस वीडियो को जाकर के देख लो, तुम्हारा पूरा तैयार हो जाएगा, सब कुछ ज्योग्राफी में तैयार हो जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। भूगोल में आप देखोगे 7 के 7 चैप्टर से मैप आते हैं, सेकंड चैप्टर को छोड़ करके। प्रमुख बांध कुछ पूछता है, टिहरी, सलाल और तुंगभद्रा। परमाणु केंद्र नरौरा, और आप देखोगे काकरा पर। हवाई अड्डे पूछ लेता है, कई बार राजधानियां भी पूछ लेता है। हवाई अड्डे में आप देखोगे राजा सांसी, पालम, कई सारे देख लो आप। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप हवाई अड्डों को देख लो, प्रमुख जो आप देखोगे तटीय बंदरगाह हैं उनको देख लो, प्रमुख राजधानियों को देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट स्थानों को देख लो, उद्योगों को देख लो। ठीक है, यहाँ से आपकी मैपिंग बन जाएगी। क्लियर है?
तो यहाँ पर हमने आपको ये बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक आप एक बार पढ़ लो। अब आप पढ़ोगे कहाँ से, ये डाउट है, तो घबराना नहीं है। अपनी क्लास चल रही है जिसमें हम लोग सारे एमसीक्यूज लॉन्ग शॉर्ट सब कवर करवा रहे हैं। अगर तुम्हें ये पता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो जितना मैं करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग है उसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? और आप देखोगे ऐसे, आप अगर आपको ज्योग्राफी का रिवीजन करना है तो आप जाकर के वीडियो के सेक्शन में आप देख लो, ज्योग्राफी का वीडियो आपको मिल जाएगा। इतिहास का रिवीजन भी वहां से कर लोगे, कंप्लीट सोशल साइंस का रिवीजन भी कर लोगे, और ये कंप्लीट सोशल साइंस का रिवीजन इधर मैंने करवा ही दिया है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।